बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर और उत्तराखंड के साबिक वजीर आला हरीश रावत साहब। बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, गुजरात चुनाव पर बात करेंगे, खुद उत्तराखंड की बात करेंगे इनसे और पॉलिटिक्स में अब क्या इनका रोल रहने वाला है आने वाले वक्त में, उस पर बात करेंगे। सर इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। गुजरात से आप लौटे हैं, क्या लग रहा है आपको? गुजरात की हवा क्या कह रही है? देखिए, गुजरात परिवर्तन चाह रहा है जी, ये सारे देश के सामने स्पष्ट हो चुका है। और दूसरी बात जो स्पष्ट हुई है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी बहुत बौखलाए अंदाज में हैं। वो गुजरात से उठ रहे सवालों से बचना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने अब लोग सवालिया बन करके खड़े हो रहे हैं। और तीसरी बात जो कांग्रेस के लिए बहुत मुफीद है, बेहतर है, वो ये है कि राहुल गांधी जी एक बहुत गंभीर, संघर्षशील और परिस्थितियों को समझ करके आचरण करने वाले नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो इमर्ज हुए हैं। राहुल गांधी, उनकी पूरी टीम और अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से सियासत को लेकर के चल रहे थे गुजरात में, पूरी एक उन्होंने रणनीति बनाई थी। आखिर में आते आते कुछ लीडर्स ने, दिल्ली में बैठे हुए लीडर्स ने थोड़ा सा पलीता लगाने की कोशिश की है, या जाने अनजाने में जो है उनसे कुछ ऐसी बयानबाजी हो गई जिससे नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस ने बहुत बार कुछ अतिरिक्त बुद्धिजीवियों का बोझ ढोया है जी। इस बार भी समय की नज़ाकत को पहचानना भी एक राजनीतिज्ञ का काम है और लोगों ने समय की नज़ाकत को नहीं पहचाना। और जबकि दूसरी तरफ बहुत शातिर लोग बैठे हुए हैं, शातिर शब्द अच्छा है नहीं है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करना बहुत तेज तर्रार लोग हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो है तेज हैं। जिन लोगों ने किसी भी शब्द को ट्विस्ट करने की और उसका लाभ लेने की जिनमें कला है, तो वहाँ ज़रा सा देखना चाहिए था कि ये शब्द हर्ट तो नहीं करेगा। और ऐसे शब्द कहे गए जो जिसके लिए कहे गए उसको कम हर्ट कर रहे थे, देश को ज़्यादा, दूसरे कांग्रेस को ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। और मैं राहुल जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी सभी नेताओं के लिए। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से राजनीति में मर्यादाओं का हनन हो गया है। शब्दों के चयन में नेतागण ऐसे इस सीमा तक गिर जा रहे हैं। जो मणिशंकर अय्यर जी का निलंबन हुआ, वो निलंबन कांग्रेस जनों के लिए राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि अब ये नहीं चलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वो चाहेंगे कि आप राजनीति की मर्यादाओं का पालन करें और एक स्वच्छ राजनीतिक आचरण करें। ये जो जिस तरीके से गुजरात में हमने देखा कि वहाँ के लोकल इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बात कम हुई, पाकिस्तान के ऊपर, बाबरी मस्जिद के ऊपर, अयोध्या के ऊपर और जो दूसरे इश्यूज हैं उनके ऊपर ज़्यादा बातें हुई हैं। क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी है वो जो लोकल इश्यूज हैं, जो असल वहाँ के इश्यूज हैं, उनसे बची हुई है? मतलब कांग्रेस उनके लिए खतरा बन गई है वहाँ पर? देखिए, 22 साल में आप अपने किसी भी वादे को वफा न कर पाए तो आखिर कभी तो सवाल उठेंगे ना। आपके शब्दों के मुंह में कब तक लोग फंसे रहेंगे? तो वहाँ किसान कह रहा है कि भाई कपास का जो दाम मुझको कांग्रेस के वक्त में मिला था वो आधा रह गया है। मूंगफली वाला किसान कह रहा है कि मेरी मूंगफली बेच नहीं रहे, उसका दाम नहीं मिला, वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। किसानों को एमएसपी, आपने कहा आमदन दुगना कर देंगे और यहाँ एमएसपी आप बढ़ा नहीं रहे, तो किसान के समझ में नहीं आ रहा भाई आमदनी मेरी कैसे तुम दुगना करोगे। किसान चौपट है, ऋण आप माफ़ नहीं कर रहे हो जबकि ऋण माफ़ी का आपने वादा किया है। गुजरात के किसान को केवल 8 घंटा बिजली मिल रही है और आप दुनिया में कहते हैं गुजरात मॉडल, जो बिजली की इफरात है। किसान कह रहा है जब इफरात है तो मुझको 8 ही घंटा क्यों बिजली मिल रही है। आज सबसे महंगी एजुकेशन आम आदमी के लिए भी गुजरात के अंदर है। तुमने सरकारी स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेटाइज कर दी पूरी एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन का हाल ये है कि गरीब बच्चा, सामान्य व्यक्ति का बच्चा मेडिकल स्टूडेंट नहीं बन सकता है क्योंकि उसको 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। आपने 50 लाख घर बनाने की बात कही, आपने 3 लाख 4 लाख भी घर नहीं बनाए। पानी मिल नहीं रहा है पीने का अच्छा, दूर दूर ऐसे गांव हैं, खेड़े हैं जहां बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी, पानी नहीं पहुंचा है।
शौचालय देश भर में आप स्वच्छ भारत का नारा दे रहे हैं, मगर गुजरात में अभी भी आधी से ज़्यादा आबादी जो है ऐसी है जिनके घरों में शौचालय नहीं बने हुए हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं सारे। और नौजवान का इशू ये है कि मेरी नौकरी कहाँ गई। आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल कहा, यहाँ तो नौकरियाँ छिन रही हैं गुजरात के अंदर, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का जो असर हुआ तो छोटे उद्योग बंद हो गए, छोटे व्यापार खत्म हो गए। तो जितने व्यापारी थे, जितने उद्यमी थे और उनमें काम करने वाले जो लोग थे वो सब सड़कों पर आ गए। तो इसलिए नाराजगी है और आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वहां पर जीतेगी। ये बताइए साहब, रिजल्ट जो है वो 18 को आ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन वहां से एक लीडर जो है वो बन करके उभर करके निकले हैं, AICC के वो प्रेसिडेंट हो गए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी को? उनके सामने अमित शाह हैं, तो एक तरफ अमित शाह हैं और एक तरफ राहुल गांधी हैं। देखिए, अमित शाह प्रचार, धन दौलत, शान और शौकत के प्रतीक है और राहुल गांधी एक ग्रासरूट से जुड़ करके एक मेहनत और श्रम के जरिए अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए कार्यरत नौजवान है। और एज में हो सकता है दोनों के ज़्यादा डिफरेंस ना हो, लेकिन राहुल गांधी जी ने पिछले 10-12 साल तपस्या की है देश को समझने की, देश की विविधताओं को समझने की, देश के सवालों को समझने की, अलग अलग सामाजिक समूहों के साथ बातचीत करके, सब जा करके, कभी गरीब के घर में रुक करके, तो कभी जो है दूर आदिवासी क्षेत्रों में लोगों से चर्चा करके, उनकी मुसीबतों में सम्मिलित होकर के, कभी किसानों के संघर्ष में भागीदार बन करके। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से भारत को और भारत के इस बहुलवादी दृष्टिकोण को, समाज को, संविधान को, यहाँ की मर्यादाओं को, सबको समझा है। उन्होंने सनातन धर्म की परंपराओं को भी गंभीरता से अंगीकार करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। लेकिन उनके हिंदू होने पर भी सवाल उठाए गए साहब ना। वो देखिए आप, तो ये भाजपा की अपनी अदा है, अपना तरीका है। लेकिन आज राहुल गांधी एक परिपक्व विपक्ष के नेता के रूप में इमर्ज हो गए हैं। अब उनके सामने मैं जो 4 सवाल देखता हूँ, एक सवाल ये देखता हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए हम सब चाहते हैं बने, लोकतांत्रिक विपक्ष भी चाहता है वो प्रधानमंत्री बने, और समय की पुकार भी है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो उनको अपना आर्थिक सामाजिक एजेंडा कि क्या प्रधानमंत्री के रूप में भारत का उनका विजन है, वो पेश करना चाहिए, वो और वो रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा जो है, उनको जिस मुकाम पर वो आ गए हैं, लोगों ने एक विपक्ष के नेता के रूप में, एक गंभीर व्यक्ति के रूप में जो देश के बुनियादी सवालों को उठा रहा है और उन पर चाहता है देश खड़ा हो और उन पर चर्चा करे। जिस तरीके का एजेंडा लोग विभाजनकारी एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी उनके मंसूबों पर पानी फेर करके फिर से आर्थिक इश्यूज़ पर, नौजवानों के इशू पे, बेरोजगारी के इशूज़ पे भारत को ला रहे हैं, देश के एजेंडा को, तो उनको अपने इस व्यक्तित्व को और मांझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, मांझना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि कहीं हम किसी तरीके की जल्दबाजी में जिस पायदान पर वो आ गए हैं, क्योंकि देश अब उनके हर कदम को बड़े गौर से वॉच करेगा, बारीक निगाह रखेगा। हाँ, कहीं हम से गलती ना हो जाए। और विशेष तौर पर मणिशंकर अय्यर जी के निलंबन के बाद तो उनसे ये भी उम्मीद की जा रही है कि वो एक दृढ़ अध्यक्ष के रूप में भी कांग्रेस को बिल्कुल ठीक है, एक सही दिशा देंगे करके। थर्ड है, पार्टी आखिर इंस्ट्रूमेंट कौन है चेंज का। आप जिस भारत को 21वीं सदी का राहुल गांधी बनाएंगे तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट तो पार्टी है, तो पार्टी को भी गैल्वेनाइज करना पड़ेगा। ये एक बड़ा काम है। नीचे ग्रासरूट से लेकर के, गांव से लेकर के बूथ लेवल तक ले जाना पड़ेगा, शीर्ष तक कांग्रेस को किस तरीके से इनर्जाइज किया जाए, नए लोगों को लाया जाए और वैचारिक धारा को धार दी जाए, हाँ। वो आवश्यक है। और चौथी बात यह है, राहुल गांधी आज परिस्थितियों ने और मोदी जी और शाह जी के आचरण ने और विपक्ष मुक्त भारत के उनके प्रयासों ने सबकी आशाएं जो है, जो भी संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो राहुल गांधी पर केंद्रित कर दी है। तो अब राहुल गांधी जी को केवल हरीश रावत को या कांग्रेसजनों को नहीं
साथ रखना है, बल्कि उनको ठीक करना है, बल्कि विपक्ष की भी आकांक्षाओं को समेटना है, उनको भी अपने साथ जोड़ना है। तो ये 4 मैं बिंदु देखता हूँ जो राहुल गांधी के सामने जी उनकी टीम बनेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जैसा मैं सोच रहा हूँ मेरी सोच से बेहतर करेंगे। चूँकि वो राहुल गांधी जो है वो नए हैं, सियासत को समझ रहे हैं, काफ़ी वक्त उनको हो गया, लेकिन अभी और समझना है, अभी और धार देनी है अपनी सियासत को। उसमें बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं उनका रहना उसमें ज़रूरी है। पार्टी का काफ़ी तजुर्बा है आपको, आपने सियासत भी की है, आप जो है वो हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी एक स्टेट के रहे हैं, खुद को कहाँ देख रहे हैं? आप जानते हैं पार्टी ने और कांग्रेस ने सेलेक्ट करके सब खड़े कर दिए हैं जी, उनको टीम दे दी है सब, भाई ये है आपके पास, तुम्हारी बेंच स्ट्रेंथ ये है। उनके पास एक बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है जिसमें बहुत सीनियर लोग भी हैं, जिनमें हमारी उम्र के और हमसे जवान उम्र के लोग भी हैं, जिनको आप अधेड़ और अधेड़ से प्रौढ़ होते हुए लोगों में गिन लें, वो भी हैं। उनके पास नौजवान भी हैं और उनके पास एकदम से नए जोश से भरे हुए नौजवान हैं, जिनको आप छात्र कह सकते हैं, युवा कह सकते हैं, वो भी हैं। तो बेंच स्ट्रेंथ उनके पास पूरी मौजूद है। अब ये कैप्टन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कैप्टन राहुल के ऊपर, कि पिच के हालात और मौसम की उसको देखते हुए और विपक्ष की फील्डिंग को देखते हुए वो किस तरीके की टीम का चयन करते हैं। हम पूरी तरीके से, हम लोगों को, किसी को यदि पानी पिलाने की ड्यूटी मिले तो पानी पिलाना, किसी को बैटिंग की मिल रही है तो बैटिंग करे, किसी को ग्लव्स पहने वो ग्लव्स पहने, और किसी को जो है बाहर क्लैप करना है तो क्लैपिंग करे, और किसी को दूसरा काम करना है तो वो काम करे। तो लेकिन लगना जुटना सबको पड़ेगा। लेकिन और ऐसी हर किसी को, और मैं राहुल गांधी की पुरानी पॉलिसी थी साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि हम सबको अपने अपने लिए खुद भी काम और भूमिका तलाशनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स के अंदर कोई आवश्यक नहीं है कि आपको दिया ही जाए सब काम, आपको खुद भी तलाशना पड़ेगा। गुटबाजी बहुत है पार्टी के अंदर, दिल्ली में भी है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी। आपको लगता है वो बड़ी चुनौती होगी उनके सामने? पहली बात तो मैं आपकी कह दूँ, ये लोकतंत्र का स्वभाव है जी। पार्टी में हर स्तर पर कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनको लोग गुटों का नाम दे देते हैं। लेकिन राहुल जी में ये आर्ट है गुटों को गुटके में बदल करके इमारत बना सकें। गुटबाजी बहुत है पार्टी के अंदर, दिल्ली में भी है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी। आपको लगता है वो बड़ी चुनौती होगी उनके सामने? पहली बात तो मैं आपकी कह दूँ, ये लोकतंत्र का स्वभाव है जी। पार्टी में हर स्तर पर कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनको लोग गुटों का नाम दे देते हैं। लेकिन राहुल जी में ये आर्ट है कि वो गुटों को गुटके में बदल करके इमारत बना सकें। तो इसको लेकर के इमारत बनाएंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। दूसरी बात यह है, बुजुर्गों से किनारा कसने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और आप उनके आचरण से देखिए, वो दो हमारे बहुत सीनियर जो आप सबसे आगे खड़े हैं, एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो उनके पास गए, सबसे पहले उनसे कहा और उन्होंने तिलक लगाया उनको। और उसके बाद जो है 9:30 बजे की ठंड में डॉक्टर कर्ण सिंह, मीरा कुमार जी और मोतीलाल वोरा जी, मतलब जितने कांग्रेस के सीनियर लोग हैं, हमारे जो है पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी हैं, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, सुशील कुमार शिंदे जी हैं। सोनिया गांधी का क्या रोल रहने वाला है साहब, चूंकि 20 साल वो प्रेसिडेंट रही हैं पार्टी की? बहुत उत्सुकता, उनका क्या रोल देखते हैं आप? उमंग से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कहाँ है, मतलब सबका एक ही भाव है कि भाई हम देश के लिए नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के लिए अगले 30-40 साल का नेतृत्व तैयार कर रहे हैं, देश के लिए को नेतृत्व दे रहे हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति आज किसी भी उम्र का हो, वो राहुल गांधी जी के साथ है। ये जो पूरी टीम होगी राहुल गांधी की, और चूंकि सोनिया गांधी जो है 20 साल का उनको तजुर्बा है, मतलब वो प्रेसिडेंट रही 20 साल तक, तो उनका किस तरीके से आपको लगता है क्या रोल उनका रहने वाला है? और प्रियंका गांधी का भी खास तौर से। देखिए, मैं एक सेंटेंस में उसको उत्तर देना चाहूँगा। जी। वो
एक प्यार करने वाली, स्नेह करने वाली माँ है जो जिन्होंने अपने ममत्व से अपने बेटों को भी और जो पार्टी रूपी वो है परिवार है, उसको भी जो है हमेशा वात्सल्य दिया है, प्यार दिया है। पार्टी में एक ममत्व भरी माँ के रूप में और एक आदर्श भारतीय बहु परिवार बेटी के रूप में, तो इसको कोई नहीं छीन सकता। अब इससे आगे राजनीति के अंदर जिस तरीके के समानुकूल चीज़ें होंगी, उनके परामर्श और उनके स्नेह से उसको पूरा। बिल्कुल। ये बताइए साहब, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आपने चलाई थी लेकिन आज उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कुल मिलाकर के क्या कहेंगे जो अभी तक की ये हुकूमत है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, क्या कहेंगे अभी तक? चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई डायरेक्ट अटैक आपकी तरफ से उनके ऊपर नहीं किया गया है, लेकिन कामकाज को लेकर के कैसे देख रहे हैं अभी? कामकाज की तो स्थिति ये है कि वो मोदी जी का ही अनुसरण कर रहे हैं। मोदी जी भी केवल मुंह से कुछ कह रहे हैं, वो भी केवल मुंह से कुछ कह रहे हैं। उनका डबल इंजन जो है केवल घरघरा रहा है, प्रदूषण पैदा कर रहा है, चल तो रहा नहीं है, कुछ काम तो हो नहीं रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा ये है, उत्तराखंड को राजनीतिक स्थायित्व की आवश्यकता है। एक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है उसको कम से कम 5 साल मिलना चाहिए ताकि वो अपनी सोच के अनुसार राज्य को एक दिशा देने का काम कर सके। अब हम चकवे हो जाएंगे तो फिर कोई भी रसोई अच्छी नहीं बन पाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो उनको इसलिए मैं जो है कहता हूँ कि वह राजनीतिक स्थायित्व रहना चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह जी को अवसर मिलना चाहिए। मगर ये सत्यता है कि भाजपा के पास उत्तराखंड का कोई एजेंडा, कोई सोच है ही नहीं। उन्होंने हमसे सत्ता जरूर छीन ली इन प्रकार ने। चलिए, राजनीति के अंदर महाभारत में भी कहा गया है कि जीतने के लिए किया उन्होंने, और चलिए वो जीते, चाहे उसमें उनको कितनी ही मान्यताओं और उनकी हत्या करनी पड़ी हो। मगर अब सरकार चलाना है तो उसके लिए तो सोच चाहिए ना, समझ चाहिए ना, कार्यक्रम चाहिए। भगवान करे कोई त्रिवेंद्र सिंह जी को ये मंत्र न दे कि आप हरीश रावत की स्कीमों को लागू कर दो और उन्हीं को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमने बहुत सारी स्कीमें शुरू की। कुछ हमने 2014 में की, कुछ 15 में की, कुछ 16 में की। तो 14-15 वाली तो कुछ जड़ पकड़ गई, आगे बढ़ने लग गई, उसका फ़ायदा लोगों को दिखने लग गया। लेकिन बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो 2016 के आसपास की वो शुरुआती दौर में है, तो उनका वो फ़ायदा जो चुनावी फ़ायदा है हमको नहीं मिल पाया। लेकिन जिसके समय में वो लागू होंगी, आगे बढ़ेंगी, उनको तो लगेगा ना। बिल्कुल लगेगा। जन्म किसने दिया इसका महत्व नहीं है। पाला पोसा किसने, बड़ा किसने किया, वो अब जन्म किसने दिया? देवकी ने जन्म दिया कृष्ण को, मगर माँ तो जो है यशोदा ही कहलाई ना। बिल्कुल ठीक है। तो इनको कोई यशोदा बनने की अकल न दे। तो ये आपने कहा कि वो कुर्सी छीन ली थी, कुर्सी तो बहुत बुरी तरीके से छीनी थी साहब। और ये जो हार है ये जो है टीस पैदा करती है कई बार। और क्या आपने हालांकि उस वक्त कह दिया था कि ईवीएम और नरेंद्र मोदी इन दोनों का कमाल है ये, लेकिन फिर भी कहाँ कुछ चूक रह गई थी? पार्टी टूट बहुत ज़्यादा गई थी, पार्टी के अंदर बिखराव बहुत ज़्यादा था, ये वजह थी? बातें पुरानी होगी लेकिन फिर भी क्या बताना चाहेंगे? हमने अकेले केदार धाम में और जिस तरीके से आपदा से 2 साल के अंदर राज्य को बाहर निकाला और फिर से हमारा विकास गति पकड़ सका, पर्यटक लौट आए, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दिया, वही अकेले काफ़ी था। और सारे राज्य के लोग उससे विज्ञ थे। अकेले एक वो ऐसा था कि जिसके बल पर हमारी सरकार को फिर आना चाहिए था। लेकिन लोकतंत्र के अपने अपने वो हैं, पैमाने हैं। सही। और हो सकता है हम किसी पैमाने में हमारी कमी रह गई हो, और हो सकता है कुछ जादू भी चल गया हो। भाई मोदी जी का जादू तो ऑलरेडी काम कर ही रहा था, हो सकता है मशीन का जादू भी, मशीन से भी जादू निकला हो, जैसा लोग कह रहे हैं। अभी भी सवाल करते हैं लोग। कई लोग हमसे हमारे पास उस समय भी आए, उन्हें कहा साहब मैं निर्दलीय उम्मीदवार था, चलिए मेरी पत्नी ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन मेरा वोट कहाँ गया? लोगों को अपने वोट खोजने मुश्किल हो गए जो उम्मीदवार थे। तो ये हो सकता है, कुछ हो ना हो, ये शंका को दूर करना तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है। बिल्कुल ठीक है। मगर मैं उस पर नहीं जाता, मैं केवल ये जाता हूँ अब जो है एक सरकार है वो काम करे।
और कांग्रेस के पास इतने मौके हैं विपक्ष के रूप में अपने स्थापित करने के लिए, हर कांग्रेस जन उस सवाल के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमने 1100 से ज़्यादा नए इनिशिएटिव लिए जो उत्तराखंडियत और आम आदमी से संबंधित थे। अब पिछले दिनों उन्होंने हमारी जो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जो अपने आप में एक बड़ी अभिनव योजना थी और पूरे देश के अंदर 1,75,000 का एक परिवार को 1 साल का स्वास्थ्य बीमा देने वाली कोई दूसरी सरकार नहीं है, हमने वो लागू किया। जब इन्होंने बंद कर दिया तो एकदम से बेचैनी आई पूरे राज्य के अंदर जो है। उसी तरीके से हमने APL के कार्ड धारकों के लिए भी अन्न सुरक्षा योजना कहीं लागू नहीं की गई है। हमने अपने राज्य के अंदर राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की। हमने वृद्ध महिलाओं के लिए पोषण आहार योजना प्रारंभ की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल फैक्ट एरिया के अंदर जिनको ये चला नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने हमारी योजनाओं का अध्ययन नहीं किया और अध्ययन करने के बाद उसके साथ अपने को जोड़ नहीं रहे। ये समझ रहे हैं हरीश रावत की योजना है, तो भगवान इनको यही मति दे जो मति आ रही है। मेरा तो, सवाल ये और तो कांग्रेस वालों को जरूर ये मति दे कि वो समझें कांग्रेस में अभी भी 4.5 पौने 5 साल के लिए वो विपक्ष हैं और विपक्ष के रूप में अपना कर्तव्य अब निभाएंगे, तभी कांग्रेस सत्ता में आ पाए। लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो टूट फूट जो है या जो बिखराव चुनाव के वक्त था कांग्रेस में, वो अभी भी जारी है। ऐसा क्यों है उत्तराखंड में? देखो, चुनाव के वक्त में तो जो लोग गए उनमें से कांग्रेस से पहले भी दल बदले हुए लोग थे, ग्राफ्टेड लोग थे जी, तो वो चले गए और मोदी जी ले गए उनको। और सबको मालूम है कि धन का बेतहाशा प्रयोग हुआ और यदि केंद्र सरकार तुल जाए तो किसी राज्य की कोई सरकार नहीं चल सकती है। सही। कहीं भी तोड़फोड़ की जा सकती है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को मैं प्रणाम करता हूँ, हाई कोर्ट को प्रणाम करता हूँ, उनके जजमेंट ने आगे की टूटूंगा नहीं तो अभी तक विपक्ष मुक्त भारत हो ही गया होता। ये तो किसी को नहीं छोड़ने वाले थे ना। दिल्ली में भी तोड़फोड़ कर रहे थे, बंगाल में तोड़फोड़ कर रहे थे, उड़ीसा में तोड़फोड़ कर रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय कर दिया उसके आलोक में जो है ये सरकारें सब विपक्ष की बच गई। ये अलग बात है कि उसका सारा प्रहार मैंने झेलना पड़ा और उस प्रहार में जो है अपना वो है। मेरा तो मानना यह है कि केवल लोकतंत्र को बचाने के लिए जो काम मैंने किया, जो प्रयास मैंने किया, उसके लिए उत्तराखंड को मुझको पुरस्कार देना चाहिए था। अब नहीं, उसका भी नहीं मिल पाया तो नहीं मिल पाया होगा, नहीं हो पाया होगा। हम आम जन के लिए जो कुछ किया हमने उसका पुरस्कार नहीं मिल पाया होगा। लेकिन लोकतंत्र के में यह आवश्यक नहीं कि आप अच्छा करते हुए जीते ही जीते, लेकिन आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और मैं उस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, ना कांग्रेस छोड़ेगी। आप एक्टिव हैं बहुत वहाँ अभी भी, और आप अपने गांव जाकर के पोस्ट डालते हैं एक सोशल मीडिया के ऊपर, और किशोर उपाध्याय नाम के एक शख्स जो हैं आपकी पार्टी के ही हैं, वो उस पर ऐतराज़ करते हैं। यानी आपके एक्टिव होने से भी उनको ऐतराज़ है कुछ लोगों को, कुछ पार्टी के कुछ लोगों को। तो ऐसा क्यों है? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। यदि वो पोस्ट नहीं डालते तो उसको कम लोग पढ़ पाते। लोगों ने पढ़ा उसको और उसमें है क्या, उसमें है क्या। और एक बात है, ये स्वाभाविक बात, क्योंकि इस तरह की बात मानी जा रही है कि आपके एक्टिव होने से बीजेपी कम, कांग्रेस ज्यादा परेशान है। मैंने गांव के पलायन की जो स्थितियां हैं, गांव में जो उदासी है उसका जिक्र किया, तो ये स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि भाई आपने क्या किया। ये सवाल उठता है, ये उठता है। इसलिए मैं जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं उनके सवाल को बेवजह नहीं मानना हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सवाल ही न उठाएं, वो भी अपने गाँव जो चले देरी में आया। मैं कहता हूँ मुझे देरी में समझ आई, जो समझ मुझको आई उस समझ की उत्तराखंड में प्रत्येक व्यक्ति को, जो विवेकशील व्यक्ति है, उसको ज़रूरत है। इसलिए मैंने वो पोस्ट डाली ताकि, और मैं उन सब लोगों का जिन्होंने उसमें विवाद खड़ा किया है उनका बड़ा आभारी हूँ कि कम से कम बहुत कुछ विवेकशील लोग ऐसे भी तो होंगे जो कहेंगे जो हरीश रावत को 70 साल में जो अकल आई वो अकल हमको भी आनी चाहिए, वो भी करें ना। अभी आप पावर वाली कुर्सी पर नहीं है, पावर में नहीं है। ये जो 8-10 महीने का जो वक्फा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? इसमें कुछ पहचान हुई लोगों की, अपनों की, बेगानों की, कौन अपना कौन पराया, कुछ सीख मिली इस दौरान? देखिए, बहुत सारी सीखें जीवन के हर मोड़ पर मिलती हैं, वो मुझको भी मिली है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ कि मैं कभी पावरमैन नहीं रहा। हाँ? मैं तो हमेशा जो है पावरलेस आदमी रहा हूँ। जो पावर का
हाँ। आभा मंडल होता है, गरूर होता है, मैं उससे मुक्त रहा हूँ। इसलिए जैसा पहले था वैसे आज भी हूँ, बल्कि पहले से ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ। क्या प्लानिंग है और किस तरीके से अपनी भूमिका जो है आप पार्टी में और इस देश की पॉलिटिक्स में देख रहे हैं और स्टेट की पॉलिटिक्स में देख रहे हैं? बस राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके लिए काम करेंगे। बस इस समय जो है बिल्कुल एकलव्य की तरीके से, अर्जुन की तरीके से मुझको केवल एक आंख दिखाई दे रही है चिड़िया की, वो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने हैं, वो नथिंग एल्स, नथिंग। और उसके लिए बस सब ये जो 2017 का भी मलाल है, वो मलाल भी सब धुल जाएगा यदि 2019 में मैं कम से कम जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ की सीट को भी कांग्रेस को ला करके दे सकूँ। सेतु बंधन में गिलहरी ने भी योगदान दिया था, बिल्कुल। तो हम अपने को गिलहरी मान करके योगदान देंगे। उम्मीद है 2019 से? पक्का उम्मीद है, पक्का उम्मीद है। मैंने गुजरात में जिस तरीके से उड़ते सवालों को देखा, लोगों के मिजाज को बदलते देखा, और आज कांग्रेस आवे छो, ये केवल गुजरात का नारा, अभी तो गुजरात का नारा है, हाँ। लेकिन ये धीरे धीरे देखिएगा आप 2019 आते आते तो पूरे देश का नारा बन जाएगा। सर, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो ये थे हरीश रावत साहब, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं, इनको बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात का कि राहुल गांधी 2019 में बहुत अच्छा करेंगे और एक नई लीडरशिप जो है इस मुल्क को देंगे। बेबाक बात में इतना ही, आदाब।